नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 12 जनवरी है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। तो इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें लक्ष्य के साथ। तो इसी के साथ ही चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि पर्यावरण मंत्रालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्ट पहल शुरू की है। ऑप्शन है ब्लैक फॉल्कन, ब्लैक हेडेड क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घरेलू गौरैया। तो इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? फायर फ्लाई वर्ल्ड डाइवर्ट पहल शुरू की है। इसके साथ ही यदि देखें इस पहल की शुरुआत पोखरण क्षेत्र में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आबादी की रक्षा के लिए किया गया है और इस पहल के तहत पावर लाइनों पर फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्ट स्थापित किए जाएंगे और ये पक्षियों के लिए रिफ्लेक्टर का काम करेंगे। इससे इसे बड़े पक्षी आसानी से देख पाएंगे जिससे वह बिजली की लाइनों के साथ टकराने से बच पाएंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर्ड की सूची में घोर संकटग्रस्त है और इसके साथ ही ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध है। इसके साथ ही ये मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाने वाला पक्षी है और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। तो चलते हैं इसी के साथ ही आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही व्यापार नीति की समीक्षा यानी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू किस संगठन से संबंधित है। ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिक्स बैंक। तो इसका आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन। WTO से संबंधित है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू और अभी हाल ही में व्यापार नीति समीक्षा की गई विश्व व्यापार संगठन के तहत और इसके सदस्यों के व्यापार से संबंधित नीतियों की जांच की जाती है इसके अंतर्गत। यानी कि जो सदस्य WTO के सदस्य देश हैं, यानी वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो इस समीक्षा में सदस्य देशों के व्यापार से संबंधित नीतियों की जांच की जाती है ताकि जो WTO के नियम हैं उसके अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही देखा जाए तो अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा जेनेवा में संपन्न की और भारत की पिछली जो TPR है यानी कि व्यापार नीति समीक्षा है वो 2015 में आयोजित की गई थी। इसी के साथ देखा जाए तो विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना के बाद से ही वह संयुक्त राष्ट्र एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ मजबूत संबंध उसने स्थापित किए हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार के नियमों से संबंधित है। इसके साथ ही WTO समझौते इसके मूल तत्व हैं जिन पर कोई व्यापारिक देशों द्वारा बातचीत एवं हस्ताक्षर किए गए हैं और इन देशों की संसद ने इसकी पुष्टि की है। यानी कि WTO के नियमों के अनुसार विश्व व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये WTO का एक उद्देश्य है और समझौतों के अंतर्गत निहित है। इसके साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। माफ कीजिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मेरा गांव मेरा गौरव गांव को कचरा से निपटने में मदद कर रहा है। यह एक पहल है और यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय, भारतीय अनुसंधान विकास परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विकास विभाग। तो इसका आंसर होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मेरा गांव मेरा गौरव नामक एक पहल शुरू की थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, जो गाँवों को कचरा से निपटने में मदद करेगा। इसकी पहल कब शुरू की गई थी? इसको लॉन्च किया गया था 2015 में और इसे किसानों के साथ वैज्ञानिक के सीधे संपर्क को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य गाँवों को गोद लेकर किसानों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है। इसी प्रकार देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। किस प्रकार की शिक्षा के लिए? कृषि के शिक्षा के लिए। इसके साथ ही देखा जाए तो यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। कौन? ICAR यानी कि भारतीय
कृषि अनुसंधान परिषद, और ये दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च की जाएगी नरेंद्र मोदी द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा, निर्मला सीतारमण द्वारा, नितिन गडकरी द्वारा। तो इसका आंसर होगा नितिन गडकरी द्वारा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च करेंगे और इस पेंट को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित किया गया है। खादी पेंट एक गैर विषैला पर्यावरण के अनुकूल पेंट है और इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है और खादी प्राकृतिक पेंट का मुख्य घटक क्या होगा? गोबर होगा, यानी कि एक मुख्य रूप से गोबर से निर्मित एक पेंट होगा। इसी प्रकार देखा जाए तो इस पेंट को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित भी किया गया है, यानी BIS द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है। और यह खादी प्राकृतिक पेंट दो रूपों में उपलब्ध होगा, प्लास्टिक इमल्सन पेंट और डिस्टेम्पर पेंट के रूप में। इस पेंट में भारी धातुओं जैसे पारा, सीसा, आर्सेनिक, क्रोमियम, कैडमियम का उपयोग नहीं किया गया है और इस पेंट से किसानों की आय दोगुना करने में मदद मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि खादी प्राकृतिक पेंट बनाने में कच्चा माल के रूप में गोबर की खपत बढ़ जाएगी। इससे गौशालाओं और किसानों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकेडमी की स्थापना की जाएगी, यानी NDRF के अकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? नागपुर, पुणे, चंडीगढ़, भोपाल। तो इसका आंसर होगा नागपुर, महाराष्ट्र में। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकेडमी की आधारशिला रखेंगे और रखी है अभी। और यह विश्व स्तरीय अकेडमी विश्व आपदाओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही देखा जाए तो राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियनों के साथ NDRF की स्थापना की गई थी और वर्तमान में NDRF में 12 बटालियन हैं, जिनमें BSF और CRPF के 3-3 और CISF, SSB और ITBP के 2-2 बटालियन इसमें शामिल हैं तथा इसकी प्रत्येक बटालियन में जो सदस्यों की संख्या है वो 1149 सदस्य हैं। और इसकी स्थापना के बाद NDRF की कार्यकुशलता से देश और विदेशों की में प्रशंसा काफ़ी हो रही है। NDRF का जो कार्य होता है वो रिलीफ पहुंचाना होता है, रिलीफ फोर्स है ये एक तरीके से। तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है कि आपदा के समय जो जिस स्थान पर आपदा आई है वहां पर पहुंचकर जल्दी रिलीफ करना है, लोगों को सुविधाएं प्रदान करना है, उनको मेडिकल एड प्रदान करना है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसी प्रकार देखा जाए तो यह समिति साल भर के जश्न के लिए योजना और कार्यक्रम तय करेगी कि किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और किस तरीके की प्लानिंग होगी। तो 125वीं वर्षगांठ का जश्न 23 जनवरी 2021 से शुरू होगा। और इसके साथ ही देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था और उन्हें 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था तथा उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और वह आज़ाद हिंद फौज के नेता भी रहे। इसी प्रकार देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज एक सेना संगठन था जिसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में कैदियों की मदद से सिंगापुर में की थी। इसी के साथ 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसे एक बार फिर से पुनर्जीवित किया गया और सुभाष चंद्र बोस ने इसी प्रकार 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा की थी और 21 अक्टूबर को हर साल
आज़ाद हिंद सरकार के गठन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अभी 2020 में इसका जो गठन का स्थापना दिवस मनाया गया था वो लाल किले में मनाया गया था। तो लाल किले में 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार के गठन का स्थापना दिवस मनाया गया था 2020 में। तो आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो पर भी हम टारगेट रखते हैं 50 लाइक का, और आप लोगों के सहयोग से इस वीडियो पर हमें 50 लाइक प्राप्त होंगे। हम इस टारगेट को आप लोगों के सहयोग से जरूर प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश फोकस कंट्री होगा? तो ऑप्शन है श्रीलंका, पुर्तगाल, बांग्लादेश, इटली। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। तो 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश फोकस कंट्री होगा। और कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड होता है इस महोत्सव का, जिसके द्वारा देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को सम्मिलित किया जाता है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में, और 16 से 24 जनवरी के बीच ये किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अपना ये पहला हाइब्रिड फिल्म समारोह है, यानी आभासी और भौतिक दोनों रूपों में ये किया जाएगा। आभासी और भौतिक दोनों रूपों में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये गोवा में आभासी और भौतिक दोनों रूपों में 16 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1992 में शुरू किया गया था, और यह फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा सालाना संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। तो हर साल ये कहाँ आयोजित होता है? हर साल ये गोवा में ही आयोजित किया जाता है। तो इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया जाता है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 15 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही भारत सरकार स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाती है। तो पहली राष्ट्रीय युवा संसद 2019 में नए भारत की आवाज़ बनो, समाधान खोजो और नीति में योगदान दो थीम के तहत आयोजित की गई थी। तो 2019 में पहली राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन कौन करता है? राष्ट्रीय सेवा योजना इसका आयोजन करती है, जो कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत काम करती है। तो चलते हैं इसी के साथ ही वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है शाहरुख खान, हेमंत मुखर्जी, ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़। तो इसका आंसर होगा ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। और इस महोत्सव में विभिन्न फिल्मकारों की फिल्में और लघु फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही देखा गया कि 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने भाग लिया, जो कि पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और यह कोलकाता में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक फिल्म कार्यक्रम है। यह हर साल इसको आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। 1955 में पहली बार कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था, और ये भारत का तीसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि देश के विभिन्न राज्यों में H5N1 का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। H5N1 क्या है? एवियन बोटुलिज्म, एवियन इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा अभी हाल ही में दिल्ली, महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि की गई है। इसके बाद अब देश के कुल 9 राज्य बर्ड फ्लू से प्रभावित हो चुके हैं। तो एवियन फ्लू यानी कि H5N1 ये वायरस जलीय पक्षियों में सामान्य रूप से स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, और ये वायरस घरेलू मुर्गे और अन्य पक्षियों और जानवरों में संक्रमित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो एवियन इन्फ्लुएंजा
इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए के कारण होता है, H5N1 के कारण होता है। और H5N1 इंसानों को संक्रमित करने वाला पहला एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस था, यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1 इंसानों को संक्रमित करने वाला पहला एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस था। और पहला संक्रमण इसका जो देखा गया इंसानों में वो 1997 में दर्ज किया गया। इसी के साथ ही देखा जाए तो सितंबर 2019 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 से मुक्त भी घोषित किया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही इसका दूसरा प्रकोप बढ़ गया। और इसी प्रकार दिसंबर 2019 में एवियन बोटुलिज्म के कारण कुछ पक्षी सांभर झील के पास मारे गए थे। और एवियन बोटुलिज्म भी एक घातक बीमारी है जो कि पक्षियों में होने वाली बीमारी है, और ये तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, और यह एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी के रूप में देखी जाती है जो एक बैक्टीरिया के विष के कारण होता है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया गया है। ऑप्शन है सूरीनाम, गुयाना, घाना, केन्या। तो इसका आंसर होगा सूरीनाम। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जो कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर भाग में स्थित है, और इसके एक तरफ फ्रेंच गुयाना और एक तरफ गुयाना, और इसके दक्षिण में ब्राज़ील स्थित है, और इसके उत्तर में कैरेबियन सागर स्थित है। इसी के साथ ही देखें तो सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? अभी चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, जो 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बड़े प्रकोप के चलते उन्होंने भारत की यात्रा को रद्द कर दिया। इसी प्रकार इसके बाद भारत सरकार की ओर से सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जिम कॉर्बेट से किस टाइगर रिजर्व में पहले बाघ को स्थानांतरित किया गया था? पहले बाघ को स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पालामू टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।